बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एयर शो इंडिया का उद्घाटन। वायुसेना की ताकत और स्वदेशी लड़ाकू विमानों के शानदार प्रदर्शन पर जताया गर्व। कल हरियाणा दौरे पर करनाल आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सांसद संजय भाटिया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने लिया तैयारियों का जायजा। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने श्रोताओं और प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े लोगों को दी बधाई। और रोहतक में प्रथम खेलो इंडिया सब जूनियर गर्ल्स और एलीट वुमेन नेशनल ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज से 17 फरवरी तक। विभिन्न राज्यों से 900 मुक्केबाजों का होगा मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एयर इंडिया शो का शुभारंभ किया। यलहंका वायुसेना केंद्र में आयोजित ये भव्य एयर इंडिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में कई देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, रक्षा अधिकारी और अन्य गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया। इसमें लगभग 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, एयर इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का एक उदाहरण है। नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया 2023 में विश्व भर के देशों के बड़े पैमाने पर भागीदारी को सराहा। उन्होंने कहा, आज ये सब देश भारत को रक्षा बाजार के बजाय रक्षा साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 21वीं सदी का नया भारत अब कमर कस चुका है और नया भारत अब कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में एचएएल के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, देश के रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है। उन्होंने एयर इंडिया 2023 को इस क्रम में एक स्तंभ बताया। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल करनाल और सोनीपत के मूरथल में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वो मधुबन में हरियाणा पुलिस को फ्लैग प्रदान करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद हैफट के एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। उनके दौरे से पहले हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
ओम प्रकाश धनखड़ और सांसद संजय भाटिया ने करनाल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए और स्थानीय भाजपा नेताओं से कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को मधुबन पुलिस अकादमी में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी समय में वे संगठन का निचले स्तर पर विस्तार करने जा रहे हैं और 4 लाख कार्यकर्ताओं का कैडर तैयार करने का लक्ष्य है। मधुबन में उसके बाद इसी बैंक्वेट हॉल में, गाला बैंक्वेट हॉल में वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। सोनीपत का कार्यक्रम है, उसमें हमने बूथ के पन्ना प्रमुख बुलाए हैं। सोनीपत लोकसभा में 1800 बूथ हैं, तो 1800 पन्ना प्रमुखों को बुलाया गया है। उसी के अंदर हमारे ऊपर के लोग भी हैं, कोई अतिरिक्त थोड़े बचेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ जब दायित्व देते हैं तो जिस पन्ने पर मेरी वोट है उसका पन्ना प्रमुख मैं भी हूँगा। मुख्यमंत्री जी की वोट है तो वो भी होते हैं। मतलब हमारे यहाँ नीचे के दायित्व भी हम सब लोग निभाते हैं। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने कहा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देंगे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को और एक संगठनात्मक नेता के तौर पर दुनिया भर में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता इकट्ठे 12 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे। अपने शक्ति केंद्र प्रमुख, पालक और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ये बैठक रहेगी और माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। जो भी उनको सुनता है कभी भी रैली में, कार्यक्रमों में, तो मैं समझता हूँ माननीय अमित शाह जी ने एक इतिहास रचा, एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में भी और एक केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने हिंदुस्तान यानी पूरी दुनिया में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। विश्व रेडियो दिवस आज मनाया जा रहा है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण का विषय रेडियो एंड पीस है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का कहना है कि संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण के लिए स्वतंत्र रेडियो महत्वपूर्ण माध्यम है। विश्व रेडियो दिवस पर सामुदायिक प्रसारक अर्चना कपूर द्वारा स्थापित रेडियो महोत्सव हर साल मनाया जाता है। भारत के G20 की अध्यक्षता संभालने के साथ छठे रेडियो महोत्सव में G20 के कार्य बिंदुओं और कार्यसूची पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम की मेजबानी G20 सचिवालय के सहयोग से की जाएगी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, यूनेस्को और यूनिसेफ इसमें सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, रेडियो नवाचार कार्यक्रमों और मानवीय रचनात्मकता के प्रदर्शन के माध्यम से जीवन को रोशन करता रहे। रेडियो दिवस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी रेडियो श्रोताओं और रेडियो से जुड़े लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार मानते हैं, जिन्होंने रेडियो को मन की बात कार्यक्रम से इतना लोकप्रिय बना दिया। भारतीय खेल प्राधिकरण व बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज से रोहतक में प्रथम खेलो इंडिया सब जूनियर गर्ल्स व एलीट वुमेन नेशनल ओपन बॉक्सिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। ये प्रतियोगिता 17 फरवरी तक चलेगी। राजीव गांधी खेल परिसर स्थित नेशनल बॉक्सिंग अकादमी में चल रही इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों से 900 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता पहली बार हो रही है जिसमें ओपन लेवल पर महिला मुक्केबाजी भाग लेंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार निर्वाण ने कहा, भारतीय खेल प्राधिकरण का ये कदम काफी महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए मुक्केबाजों को व्यक्तिगत पंजीकरण का मौका दिया गया है। इससे जिलों और गांव में छिपी हुई प्रतिभा बाहर आ सकेगी। प्रतियोगिता में बतौर चयनकर्ता शामिल हेमलता गुप्ता ने कहा कि मुक्केबाजों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने बेहतरीन पहल की है। सभी बच्चों को इंडिविजुअल सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करके खेलने का अवसर दिया है, जिससे कि एक्चुअल जो जिलों में या गांव में छिपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आ सके। सभी को हमने पार्टिसिपेशन का मौका दिया है और ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम से हम मैन का भी स्टार्ट कराएंगे, जिसमें हमारे बच्चे आएँ और पार्टिसिपेट करें।
प्रतियोगिता के वरिष्ठ कोच भास्कर चंद्र भट्ट ने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए पूरे भारतवर्ष से महिला मुक्केबाजों को सीधे खेलने का मौका मिला है। खेलो इंडिया के जरिए बेहतरीन मुक्केबाज उभर कर सामने आएंगे और राज्य व देश का नाम रोशन करेंगे। खिलाड़ी विनका इस प्रतियोगिता में आकर काफी उत्साहित हैं। उसका कहना है कि उससे पहले ये राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर चुकी हैं। सीधे खेलने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जो बच्चे किसी कारणवश अपने डिस्ट्रिक्ट में हार जाते थे, स्टेट में हार जाते थे, उन्हें नेशनल खेलने का मौका नहीं मिलता, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। चाहे वो सब जूनियर हैं, क्योंकि आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहाँ आए हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे चैंपियन रह चुकी हूँ। जैसे 2019 में एशियन हुई थी यूथ एशियन, उसमें भी मेरा गोल्ड था। 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें भी मेरा गोल्ड था। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इधर ही साई में रहती हूँ और हमारे ही एक महीने से हमारे ही घर में कंपटीशन हो रहा है, तो हमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव मिल रही है यहाँ पे रह के, क्योंकि यहीं कंपटीशन और यहीं हम ट्रेनिंग करते हैं। कल देश भर के 1,56,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मेगा साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी लोगों से अपने नजदीक के केंद्रों पर साइक्लोथॉन में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि साइकिलिंग शरीर को स्वस्थ, दुरुस्त और सक्रिय रखने के अच्छे तरीकों में से एक है। 14 फरवरी 2023 को अपने नजदीक के आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर साइकिल फॉर हेल्थ में भाग लें। यमुनानगर में आज प्रदेश के बजट से पूर्व उद्योगपतियों की मांगों और उनके सुझावों को लेकर हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्री बजट चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने उद्योगपतियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उद्योगपतियों की समस्याएं सुनकर उनकी मांगों को नोट किया। उद्योगों के लिए विशेष रियायतों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रदेश का बजट उद्योग, किसान सहित सभी वर्गों के लाभ का बजट होगा। बजट इसी महीने के अंत में पेश किया जाना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री, विधायकों व मंत्रियों से चर्चा हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी ने जब पहली बार बजट प्रस्तुत किया था तब भी उन्होंने सारे विधायकों को बुलाया था और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी, व्यापारियों के साथ भी चर्चा की थी। और उसके बाद अगली बार भी इसी प्रकार से, और इस बार भी जब हमारा सेशन था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को भी ये बात कही थी कि बजट प्रस्तुत होने के बाद उसमें परिवर्तन करना काफ़ी मुश्किल कार्य रहता है। वो उतना नहीं हो सकता जितना आप डिमांड रखते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी डिमांड पहले दें, और क्योंकि विधायक जो है वो सबके संपर्क में होता है तो सबकी बात रखता है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी, व्यापारी के साथ भी, सबके साथ उन्होंने चर्चा करी, किसानों के साथ भी चर्चा करी। कंवरपाल गुर्जर शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री इस दौरान उद्यमियों ने कहा कि उन्होंने अपने सुझाव शिक्षा मंत्री को बताए हैं। उन्हें उम्मीद है कि बजट में उद्योगों के लिए कई घोषणाएं हो सकती हैं। स्टेट का बजट पेश किया जाएगा, उसके लिए भी जो है यहाँ पर बजट पर चर्चा हुई, और जो उद्योगपति अलग अलग इंडस्ट्री, चाहे प्लाईवुड है, मेटल है या अदर इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ के सभी नुमाइंदे यहाँ पर आए थे। उन्होंने कुछ सुझाव जो है वो दिए हैं। और इस बार जो बजट आया है 23-24 का, वो एक अपने आप में संपूर्ण बजट है, सर्वप्रिय बजट है। इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे प्रावधान, देश के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें दी है, श्रीमती निर्मला रमन जी ने दी है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले साल से लगभग 30-35% के करीब ज़्यादा है। प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़ अन्य तरीकों से खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। जींद जिले के गांव ढाबी टेक सिंह के किसान शमशेर सिंह और महेंद्र सिंह अपने खेतों में गुड़ का कोल्हू लगाकर पूरे प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये दोनों किसान खेत में प्राकृतिक तरीके से गन्ना उगाते हैं और फिर उसी गन्ने के रस से अपने खेत में लगे कोल्हू की सहायता से गुड़ और शक्कर बनाकर अच्छे दामों पर बेचते हैं। शमशेर सिंह ने बताया कि वे 5 एकड़ में गन्ने की प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। इसमें एक साथ 4 से 5 फसलें तैयार करते हैं और फसलों में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालते। सभी फसलों में खेत में लगे
बायोगैस के प्लांट से गोबर की खाद ही डालते हैं। शमशेर सिंह ने कहा कि उन्होंने इस सीजन में अब तक अच्छा मुनाफा कमाया है। वहीं किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रशिक्षण लेकर इस खेती की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस खेती में धान और गेहूं की फसल से ज्यादा बचत होती है और लागत भी लगभग एक समान है। उन्होंने अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी। प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मैंने जैविक खेती से शुरू किया था 6-7 साल पहले। उसके बाद तो बाजार से कोई जैविक नाम के प्रोडक्ट भी अपने खेत में नहीं डाले। मैंने सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। गन्ना सर मैंने पिछली बारी खेत में लगाया है और इस उद्देश्य से लगाया था कि इसको प्रोसेस करके ही बेचेंगे। तो हमने, मेरे एक साथी हैं अपने महेंद्र सिंह जी, उन्होंने मतलब हमारी प्लानिंग बनी, चलो गन्ना, उन्होंने भी लगाया गन्ना, तो वहाँ चलो अपना इतना ही हो जाएगा, अपन कुल्हाड़ा लगा लेते हैं खेत में और इसको प्रोसेस करके बेचेंगे गन्ने को। तो अपने गुड़ का और शक्कर का और खुद्दा वगैरह जैसे जो भी प्रोडक्ट है वो सारे बनाने हमने शुरू किया। प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पहले तो ऑर्गेनिक करते थे, जैसे सागरिका वगैरह हम डाल लेते थे, पर अब की 2 साल से तो हम बिल्कुल भी प्राकृतिक खेती पे आ गए हैं। हमारे महकमा में जो डॉक्टर राजेश जी हैं, उन्होंने हमें गाइड किया और कुरुक्षेत्र वगैरह ट्रेनिंग पे भेजे। उन्होंने बिल्कुल बारीकी समझ के फिर हमने खेती करनी शुरू की। इससे हमारा पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा खर्चा बचा। जैसे धान लगाते हैं, धान में हमारा 15-15 हज़ार रुपये पर एकड़ पेस्टिसाइड का खर्चा है और कुदरती खेती में हमारा कुछ भी नहीं है। ना हमने नीचे हर्बिसाइड डालना है, ना कोई ऊपर पेस्टिसाइड डालनी है, कुछ भी नहीं है। खर्चा तो नाम मात्र है, कुछ भी नहीं है। ये इस तरह से हमारा कम से कम 1 एकड़ के 20,000 के लगभग हमारी बचत हो जाती है। कृषि विभाग के सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि हमारे क्षेत्र के 2 किसान शमशेर सिंह और महेंद्र सिंह अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में बीमारियों से बचने का एकमात्र रास्ता प्राकृतिक खेती है। और महेंद्र सिंह है, पिछले साल गन्ना लगाया था और गन्ना 1 एकड़ के अंदर इनकी पैदावार लगभग 250 से 300 क्विंटल तक की आई है और उससे जो गुड़ तैयार किया गया वो भी 250 से 300 जो है 25 क्विंटल के आसपास है जो गुड़ तैयार किया गया और इनका जो उसमें रेट था वो 100 रुपए किलो था। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।